नमस्कार धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपका और तमाम आपके इस चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन जी। धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, जिस दिन से अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की चोरी का मामला आया है, अचानक से एक बहुत बड़ी जमात पैदा हो गई है राम भक्तों की। कांग्रेस में होड़ लगी है खुद को राम भक्त बताने की, अखिलेश की पार्टी में होड़ लगी है और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। केजरीवाल ने तो अब ऐलान कर डाला है कि वो शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। आप सोचिए, क्या ये इस मौके की तलाश कर रहे थे कि इधर इस तरह की कोई घटना हो और उसका फायदा उठाने के लिए ये रामलला के दर्शन करने पहुंच जाए? देखिए, राजनीति जो है, जो भी करा दे वो थोड़ा। जिस अरविंद केजरीवाल की नानी के कथन को जो आदमी बता रहा था, मुझे पता नहीं उनकी नानी ने ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा, क्योंकि ये तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई धर्म प्राण महिला इस देश में कहेगी। पुरुष हो सकता है कह दे, लेकिन कोई धर्म प्राण महिला जो भगवान में विश्वास करती है ये कह सकती है क्या? ये नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए उसने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाली परंपरा को वो निर्वहन करते हुए इस तरह के बयान उस वक्त दिए थे। आज उनको लग रहा है कि शायद वहां जाके वोट मिल जाए। कल तक उनको गाली देकर वोटों की उम्मीद थी, दरअसल उनको मुस्लिम वोटों से बहुत उम्मीद थी। अगर आप देखेंगे, विपक्ष की लड़ाई अब पूरे देश में मुसलमान वोटों पे हो, और ये बड़ा ये त्रासदी है, इतिहास को दोहराने जैसी घटना है कि ये सारा विपक्ष मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी कर रहा है और मुस्लिम वोट एंटी हिंदू वोट करना चाहता है। तो ये एक बड़ा इन फ्यूचर का है, ये दिखेगा। लेकिन आज की डेट में जब आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल, तो केजरीवाल इस बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता है कि अभी बंगाल का रिजल्ट आया है जहां हिंदुओं ने 60 से 65% एक तरफा एकजुट एक तरीके से वोट किया है। कहीं हिंदू एकजुट ना हो जाए। तो ये लड़ाई ये नहीं है कि वो राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते, क्योंकि वो पहले भी कर सकते थे, उनको किसी ऐसे घोटाले की उम्मीद नहीं, जरूरत नहीं थी। ये ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं रिपोर्टिंग में मतलब फील्ड में था, जाता था, तो मुझे याद है मिनिस्ट्री ऑफ होम में कवर करता था, तो वहां बहुत सारे, आपको मालूम, ये सारे सीनियर रिपोर्टर्स रहते हैं, खासतौर से एडिटर्स में। वो जैसे ही गलवान हुआ, अगले दिन वो खुशी के मारे उछल के मेज पे बस लेटना ही चाह रहे थे, खुशी के मारे। वहां जो टेबल थी वो कहने लगे कि देखिए अब कहाँ गई 56 इंच की छाती। तो मैं उस दिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये इस घटना से खुश है या मोदी के विरोध में इतने अंधे हो चुके कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस घटना पे खुश होना चाहिए, तरीका क्या। इस घटना में भी ये जो लोग भगवान राम के नाम पर मंदिर जा रहे, ये लोग कभी राम मंदिर की विरोध में खड़े हुए लोग थे। इनका, मैं ये नहीं कह रहा था कि भगवान राम का दर तो किसी एक का हो नहीं सकता अंजू जी, ना आप ठेकेदार हो सकती हैं उसकी, ना मैं हो सकता हूँ, ना कोई। जिसको जहां जाना है वो जाएगा, ईश्वर की शरण में आना तो अच्छी बात है। तो वो लोग आएंगे, लेकिन वो जिस उम्मीद से जा रहे वो वहां पूरी नहीं। बस इतना मैं कह सकता। और अखिलेश की पार्टी का हाल देखिए, अखिलेश यादव तो गले में लाल रंग की चुनरी ओढ़कर किस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर जांच पड़ताल हो गई। आप याद कीजिए, जब ये पूरा मामला सामने आया तो पहले खुद ही अखिलेश ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब एसआईटी की जांच शुरू करवा दी, योगी जी ने एसआईटी बना दी, उसके बाद क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही अखिलेश यादव की, अरे अगर इस तरह की जांच होगी तो ये सनातन के खिलाफ है, साधु संतों का अपमान है, बल्कि लाइटें बंद कर देनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे बंद कर देने चाहिए, और जिसने चोरी किया वो आकर माल रखकर चला जाए, ऐसा होना चाहिए। ये किस तरह की बचकानी बातें कर रहे थे? क्या उनको डर लग गया कि जिस पर सबसे ज्यादा शक की सुई एसआईटी की है, टिन्नू यादव, वो कहीं समाजवादी पार्टी के साथ उसका रिश्ता रहा है, उसके परिवार का, इस बात से डर गए वो? मुझे इसमें दूसरा कारण लगता है, क्योंकि जो लोग बहुत सारे यूपी को नहीं जानते हैं, यूपी पत्रकारों को, और उनको ऐसा लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती, लेकिन जो जहां वो पिन पॉइंट करना चाहते हैं, आज भी दरअसल ये मानना पड़ेगा कि अखिलेश कम से कम दिल्ली में बैठे हुए लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश समझते हैं, उन लोगों से जो लोग इसकी राजनीति में, मतलब चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, उनसे ज्यादा। दरअसल आप ये देखिए, सबसे पहले अगर किसी आदमी ने
इस घोटाले की बात की तो वो पवन पांडे है। पवन पांडे समाजवादी पार्टी का मंत्री भी रहा हो रहा, उसके बाद अभिषेक उसको अखिलेश उसको ट्वीट भी करते हैं। और तो एक विरोध के वोट की जो गुंजाइश हो सकती है वो उनके पास है। लेकिन वो इसके बाद राम के साथ अपना, दरअसल दोनों चीजें उनको मालूम है, इसका रिएक्शन शार्प होगा, क्योंकि वो एक भी दिन वहां नहीं गए। हमको यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष की राजनीति का मेन पॉइंट कहां है, वो जो बोल रहे हैं वो कहां जाता है। क्योंकि गांव में आज भी ये कहा जाता है, आप मतलब मैं तो चूंकि गांव में ही पला बड़ा और गांव में ही हूं आज भी, तो जब हम लोग वहां कुछ भी होता था मंदिरों में तो ये कहा जाता है कि आप जो है अंधेरा कर दीजिए। आज भी वो कहते हैं या तो भगवान के सामने चल, अगर कितना भी झगड़ा होता था, आजकल तो खैर ज्यादा पापी हो गए हैं लोग, ज्यादा ही मतलब वो रहा, लेकिन पुराने टाइम में हमको याद है, मैंने ऐसे बहुत सारे गांव में झगड़े देखे जिसमें वो कहते थे चल मंदिर के सामने नेम कर दे, मैं छोड़ दूंगा चीज, यानी तू एक बार मंदिर के सामने कह दे मैंने नहीं किया तो मैं हट जाऊंगा। और उसी तरह से अगर कोई मंदिर से चीज चोरी होती तो ये कहा जाता था कि कोई चुपचाप रख जाए, वो नहीं। तो वो दरअसल गांव के उस वोट बैंक को, जो राम के इनके ऊपर जो सवाल उठे कि यार आप जो है कभी आए नहीं, अभी भी नहीं गए, यार आप तो गए नहीं हो तो आप क्यों बोल रहे हो। तो वो एक वो जो हिंदू छवि है, दरअसल उनकी छवि राजनीतिक तौर पर कभी हिंदू वोटर्स की छवि नहीं है, वो एक जातिवादी जो गठबंधन है माई समीकरण, उसके नेता है। पार्टी पिछली बार ज्यादा आगी, जातियां टूट के आगी, अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग कारण थे, एरोगेंस बीजेपी के नेताओं की, फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सेंट्रल की तरफ से ही हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो उसका फायदा उठा रहे। अभी वो जानते हैं कि भगवान राम के नाम पर उनको राम भक्त थोड़ी वोट दे देगा, लेकिन वो उसका रिएक्शन उन्होंने देखा। वो तमाम जगह अगर आप जाएंगी सोशल मीडिया में, बहुत रेयर उनके वोट बैंक के अलावा किसी ने उनको नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि एक अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऐसे मुझे ये ठीक लगा कि भाई आपने बताया, क्योंकि उसी के बाद तो जांच शुरू हुई, वरना तो ये लूट 200 से 2000 करोड़ तक चली जाती, निरंतर चलती रहती। क्या है, और भगवान की आस्था को उतनी मतलब लोगों की आस्थाओं को ठेस लगती रहती। तो वो जानते हैं कि रिएक्शन है, ये अरविंद केजरीवाल वहां कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, ये जान लीजिए। लेकिन वो अपने आप को जातिवादी, और देखिए दोनों तरफ से सेव कर रहे हैं, अपने कास्ट एंगल को भी और अपने उसको भी, क्योंकि देखिए यहाँ वोट तो फिर कास्ट पे ही चला जाएगा। चंपत राय को लेकर तो कोई बहुत वो नहीं हो रहा है, वो तो सब लोग टिन्नू यादव के पीछे पड़ गए हैं कि टिन्नू यादव है। तो आप सोशल मीडिया को अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लोग कैसी कैसी टिप्पणी कर रहे। इसीलिए उन्होंने जो एक पुरानी गांव की परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने तमाम लोगों के बीच में कि साहब हमको राम के उसमें वो नहीं है, हम लोग कोई उनको वो नहीं करना चाहते थे। आप समझ रहे, वो लोग कह रहे कि हम मंदिर पर भी सवाल नहीं कर रहे थे और ये तरीका हो सकता है। तो ये मुझे इस तरह लगता है, मैं इसको गांव की तरह सोचता हूँ जी। पर एक चीज और है ना कि आप सवाल उठाते हैं और जब जांच होती है तो इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ये जो पूरा प्रकरण हुआ है 2021 से लेकर अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, ये जो एसआईटी है इसने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। वो रिपोर्ट आज किसी भी वक्त सीएम योगी को सौंपी जा सकती है। 150 पन्नों की रिपोर्ट है। हालांकि पूरी जांच पड़ताल तो 15 दिन में पूरी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम तो चंपत राय का आ रहा है और उनके चंगू मंगुओं का आ रहा है, जिनमें सबसे नंबर 1 पर टिन्नू यादव है। तो चंपत राय को बचाने के लिए ये आरोप लग रहे हैं कि शायद एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भी चोरी ना हो जाए, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो आपको लगता है कि चंपत राय जो महासचिव रहे हैं और उनकी निष्ठा को तो क्लीन चिट नृपेंद्र भी दे रहे हैं, वो तो लगातार कह रहे थे कि अरे वो तो उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, निगरानी पर सवाल हो सकता है। तो आपको लगता है कि इस तरह जो अब रिपोर्ट सामने आ रही उसमें चंपत राय का नंबर लग सकता है और बाकी लोग तो निपटेंगे उसमें, चाहे अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो? देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि इसमें नृपेंद्र मिश्रा क्या है, इस पूरे खेल में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका क्या है। नृपेंद्र मिश्रा के अंदर इतना भी नैतिक साहस नहीं था
कि वो शख्स उस दिन जब उसकी तरफ माइक लगे हुए थे तो वो ये कह देता कि हाँ जांच होगी या ऐसा कुछ है। उसने कहा कि मैं निर्माण कार्य देखता हूं। अचानक वो निर्माण कार्य देखते हुए निष्ठा और निगरानी देखने लगा। दरअसल इस कुएं में भांग पड़ी हुई। जिस आदमी ने राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश दिया, प्रशासनिक आदेश उसका था, जो आज से 21 साल पहले रिटायर हो चुका हो, उसके अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा। ये तो सारी प्रथाएं उन्होंने बनाई हुई। दरअसल इसमें क्या है, चंपत राय चूंकि भाई साहब है, भाई साहब बोलते हैं यहाँ सब लोग, आपको मालूम है संगठन में कैसे भाई साहब एक बड़ा पोस्ट होती है यहाँ, तो भाई साहब सब है। वो भाई साहब के पैर छूने वाले लोग, ड्राइवर लोग, अगर उनको कोई छू देता था तो भाई साहब के अपमान, भाई साहब का चोट लगती थी। तो वो भाई साहब के जो भाई थे वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने संगठन से आगे निकल गए। और ये काम तभी से शुरू हो गया था जब मुझे लगता है जमीन के मसले में जब रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ था। उस रजिस्ट्री में जब संजय सिंह ने, मुझे याद है, वो किया था प्रस्ताव, वो दिया था, तो बजाय इसके कि आप उन चीजों को आगे मैनेज करते, आपने जिस बदतमीजी के साथ रिएक्ट किया था, उसने उन लोगों के अंदर ये हौसला दिया था कि कुछ भी कर लो, काले को पीला, नीले को हरा, हरे को नारंगी, ये सब मान लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लिहाजा वो हुआ है। आप ये सोचिए कि 1 लाख से कम चढ़ावा चढ़ रहा है, जहां 38 लाख रुपया, 40 लाख रुपया रोज चढ़ रहा है। लोग जो है ये पूरा खेल, निगरानी, निष्ठा, निर्माण कार्य, नृपेंद्र मिश्रा, ये एन के करीबी है सारा। ये अब ये सब बता रहे हैं, ये तो सब आपको उसी समय देखा जाता है। भाई ऐसा कैसे है, आप ये सोचो। अंजू जी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आप उस मंदिर की सुरक्षा के लिए एनएसजी का कैंप बना रहे हो। आप बोल रहे हो इसको दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है, और अंदर जो दीमक घुस गई है उनको नहीं रोक रहे हो। तो ये कोई लॉजिक किसी पर एक पे नहीं आता। ये मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों में इतनी आस्था और श्रद्धा है अंजू जी, कि मैंने देखा लोगों से, जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा साहब अब हम 15 दिन तक आप इंतजार कीजिए साहब। देखो, मैं 2 चीजें आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी लोग इमोशन में ही रहते हैं, वो लोग कोई फैक्ट देखना नहीं चाहता। वो चाहे वो मेरे दर्शक हों, आपके हों, या किसी दूसरे के, या रवीश कुमार के हों, वो सब एक ही जैसे होते हैं। उनको लगता है कि नहीं साहब हमारी बात नहीं। दरअसल इससे वोट पर 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिए। इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। ये भगवान भक्तों और उसके बीच में जो ये चोर इकट्ठे हो गए हैं, उनके बीच की लड़ाई है बस। ठीक है, तो इसलिए इस पे तो पहली बात ये जान लीजिए, इससे जो बीजेपी का वोटर है उसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, उससे कोई लेना देना उनको नहीं। लेकिन हाँ, लोगों की आस्थाओं पर चोट लगी है। 200 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए, नाचते गाते हुए बच्चों के पैरों में छाले पड़े हों, 3 किलो चांदी के उसका छत्र बनाए और 1 किलो पादुकाएं चांदी की, और उसके ऊपर जवाहरात लगा के लाएं और नाचते हुए सारे चैनलों पे दिखाई दे, और उसको टिन्नू यादव खा जाए, तो आपको वो सिर्फ 200 ही दिख रहे होंगे वो लोग, परिवार वाले, लेकिन वो हजारों होते हैं जिन्होंने देखा। 60 किलो चांदी का ईंटें बना दें और आपको दें। आप सोचिए, वो सुनार जिसने अपने उसमें से 10 ग्राम भी चांदी इकट्ठी की होगी, 20 की होगी, 100 भेजी होगी, उन्होंने अपना, इसलिए कि वो भगवान श्री राम के उस मंदिर, जो 500 साल की एक लड़ाई का, उसके बाद सनातन के रेना, जो भी हम कह सकते हैं, पुनर्जागरण, या जो भी आपको, आप शब्दों का चयन अपने से करें, उसके प्रतीक के पास आप ये करते हैं तो चोट तो पहुंचेगी। इसीलिए मुझे लगता है जब ये रिपोर्ट आएगी, और मैं ये मानता हूं, एक बात हो सकता है आपको अजीब लगे, दर्शकों को भी लगे, लेकिन ये हो सकता है जो डर अभी अखिलेश का है उसमें कोई बेजा डर नहीं। अगर वो डर उनका राजनीतिक तौर पर है, ये अलग बात है कि वो उससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो आज तक गए नहीं। लेकिन मैं आपके घर के अंदर नहीं गया, और आपका घर अगर गिरने वाला है, मैं आपको बताऊं ना, क्या आप ये सवाल करोगे कभी? कह रहे यार तू तो अंदर आया नहीं, तू कौन होता है हमको बताने वाला, हमारे घर की दीवार कमजोर है?
दरअसल अभी तक भी एफआईआर नहीं किया आपने। हाँ, एफआईआर नहीं किया अभी तक। और अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट आ रही उसमें जो कुछ बातें छन छन करा रही उनके हिसाब से दान पात्र से जो रुपया निकाला गया उसे काउंटिंग सेंटर ले जाने, गिनती करने और रखने का सिस्टम ठीक नहीं था। और कहा यह जा रहा है कि जब उस पैसे को बैंक में ले जाते थे एसबीआई के कर्मचारी, तो रास्ते में ही पैसा निकाल लिया जाता था और टिन्नू यादव और उसके चेले चपाटे उस पैसे को लेकर कहीं और चले जाते थे, सीधे मंदिर वापस नहीं आते थे। वहीं पर ही घोटाला हो जाता था, वहीं पर घपला हो जाता था, वहीं से पैसे ये लोग अपने कब्जे में कर लेते थे और कम पैसा जमा करवाया जाता था बैंक में। देखिए, अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट का तो मैं तो इंतजार करूंगा। मैंने तो अभी ये बात बताई है अंजू जी, जो मुझे लगता है कि ये जितने इतने सालों तक हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशंस का एक प्रोसेस देखा है कि किस तरह लूट होती है, उसमें कैसे शेयर होता है, हमेशा याद रखिए ये खबर भी तब आई है जब लूट का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ, या लूट इतना प्रोपोर्शनेटली इतनी ज्यादा हो गई कि वो समझ में आनी बंद हो गई, तब हुआ है। वरना तो ये तो निरंतर चल रहा था। अगर आप आटे में नमक मिलाते हो तो लंबे समय तक खाते हो, और यहाँ तो नमक में आटा था। अब आपने नमक में आटे के नमक की बोरी में आपने आटा ठूस दिया तो लोगों को उल्टी होने लगी। क्योंकि अब कोई आदमी, अगर आप देखें कि कोई आदमी एक दिन 50,000 की शराब ही पिला देता है ठेके पे, 50,000 की शराब पिलाना, 50,000 रुपए की आप घड़ी खरीद लाए एप्पल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 50,000 रुपया पिला दें तो आप ये मान लीजिए वो लूट का पैसा है। हमेशा याद रखिए कि जो इजी मनी होती है वो लूट के लिए जाती है। ये 9 क्विंटल चांदी दी गई है, ये सब चीजें, ये तो सब देखिए बहुत ये सवाल ही नहीं, सवाल ये है ही नहीं अंजू जी की कितना ये इन्होंने 2025 में बताया था, उसके बाद से आज तक का अपडेट नहीं आया। फिर दूसरा एक बात आप ये बताइए, आप रसीद नहीं दे रहे हो यार। मैंने चढ़ाया, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, दर्शकों को भी याद आ जाएगा अगर वो याद करना चाहेंगे, अगर मेरी बात पे नाराज नहीं होंगे तो। अरे भाई, मंदिरों में हमने खुद देखा है कि वो लगा देते हैं पट्टी काए, भला ने ये मंदिर में बनाया, ये बनाया, इन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में दिया, इन्होंने अपने बाबा जी के दिया, इससे वो दूसरों को भी प्रेरित करते। आप क्या कर रहे हो? आप सोने सिल्ली गिलाए जा रहे हो, गलाए जा रहे हो, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा उसमें कितना है। अरे कई महिलाएं आई हैं, उन्होंने क्या किया अंजू जी, गले कानों से कुंडल उतारे, गले से हार उतारा, हाथों से सोने के कंगन उतारे, डाल दिए। क्योंकि तुमने रसीद नहीं दी इसीलिए तुम उसको डकार गए। उन्होंने तो एक एक पैसा करके बचाया होगा। आप सीढ़ी पे चढ़ते हो सुनार की दुकान पे आदमी सबसे बाद में चढ़ता है, ये मेरा अनुभव है। मुझे पता नहीं आप अंजू जी कैसे, आपका अनुभव अलग होगा, हो सकता है आप रोज ले आती हूँ खरीद के, लेकिन मुझे ये लगता है हमारे यहाँ तो तभी चढ़ते हैं जब शादी वादी होती है या किसी के लिए, या पैसा इतना ज्यादा आ गया हो कि चलो एक अंगूठी खरीद ले। सुनार की दुकान सबसे आखिर में याद आती है आदमी को। बिल्कुल। तो आप इतना पैसा आपने खा लिया और आप अभी भी आप एफआईआर नहीं लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी दर्शकों के पास या तमाम लोगों के पास, उनको अभी भी लगता है कि योगी हिंदुत्व के रक्षक है। आप ये समझिए, अंतर लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत महीन अंतर है ये। भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया और एक दिन में कुछ होता भी नहीं है जब तक कि कोई बड़ी चीज ना हो जाए। कोई क्रांति भी इकट्ठा होती है तो बहुत सारे कारण इकट्ठे होते हैं। दरअसल इतना घमंड था उन लोगों के अंदर जो राम मंदिर क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो खैर, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो कभी वीआईपी पास वाला हूँ, मैं तो लाइन में लगता हूँ, दर्शन करके आ जाता हूँ। ना मेरा रिपोर्टर जानता कि कौन आया था, कई बार मेरे स्ट्रिंगर ही बोलते थे, मैं चैनल हेड भी हूँ रहा तो फिर मैं तब भी नहीं, किसी को नहीं पता होता था, मैं मतलब ही नहीं रखता। मैं एक पत्रकार जानता हूँ, पत्रकार का काम क्या होता है, खबर देना, तो मैं देता हूँ। दर्शन करने गया वो मेरा काम है, तो उसमें मेरी पत्रकारिता का कोई लेना देना नहीं, तो अपन तो नमस्ते किए, लाइन में लग के अपना चले आए। लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों की एरोगेंस, चूंकि वो फिर बाद से मेरे दोस्त वो जो अपने, आपको भी मालूम है, जब चैनल हेड जाता तो सारे स्ट्रिंगर फिर बाद में कोशिश करते ना आसपास के सब आके मिले सब, तो वो बता कि साहब फोन ही नहीं उठा रहे। वो उनका काम है ये कोई बेजा नहीं कह रहे, क्योंकि प्रोटोकॉल में भाई पत्रकारों का भी होता है मेंशन।
पीआईबी जो लिस्ट होती है उसका भी होता है, लेकिन उनका एरोगेंस आसमान पे, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या कर रहे सब। अरे तो भाई टिन्नू मैं यादव के बारे में तो पुण्य जी यही कहा जा रहा है ना कि टिन्नू यादव ऐसा करता धरता था कि उसके अगर परिवार के लोग रिश्तेदार दूर दराज के आ जाएं तो उनको भी मंत्री का प्रोटोकॉल देता था दर्शन के लिए। इस तरह से था उसका दबदबा। और अगर वो क्लोज है चंपत राय का, तो क्या ये मान लिया जाए कि चंपत राय को सच में पता नहीं होगा कि उनकी नाक के नीचे चल क्या रहा है, खेल क्या हो रहा है, जमीनें कैसे खरीदी गई, कैसे अधिग्रहण किया गया, कैसे अनिल मिश्रा काम कर रहा है, कैसे गोपाल राव काम कर रहे हैं, कि सच में उनको नहीं पता होगा, अनभिज्ञ होंगे वो। दरअसल आप अभी चंपत राय को देख रहे हैं, अनिल मिश्रा गोपाल राव। उसमें अयोध्या के उसमें बड़े सम्मानित आदमी रहे, लोग बड़े सम्मान से देखते रहे इन लोगों, लेकिन इन लोगों ने सम्मान का ये वो दिया उनको सिला। आप ये सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद दरअसल एक अंधा भिखारी जो होता है ना, वो दुआ तब दे देता है जब उसके कटोरे में आवाज आ जाती है कुछ गिरा है। हालांकि बाद में जो एक्सपीरियंस अंधा भिखारी होता है वो तो ये भी जान जाता है 5 का सिक्का गिरा है 10 का, लेकिन शुरू में जो अंधा भिखारी होता है वो तो बेचारा ऐसे ही दान दे देता है। वो आपने कंकड़ फेंके तो भी वो वो दे देता है दुआ कि भाई आपका भला हो। तो ये क्या कर रहे थे, हिंदू समाज को कुछ लोग मिल गए, उन्होंने जो दिया हम लोग तो उसी में सबको, अरे साहब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अयोध्या मंदिर बना दिया। अरे ये लोग कौन होते हैं भाई? 500 साल की निरंतर युद्ध यात्रा के बाद बनाए ये। आपको तो आप तो अब तो हम लोग यहाँ बैठ के ठेकेदारी कर रहे हैं इसके नाम पे कि साहब भगवान राम के साथ ये कर दिया है, लेकिन आप में से 2005 से पहले 2000 से पहले किसने लिखा होगा? मैं तो नहीं मानता हूं आपकी कोई रिपोर्ट रही होगी कि भगवान राम के मंदिर में क्या होता है या टेंट में रह रहे रामलीला। मेरी भी नहीं रही, 2007 के पहले तो मैंने भी नहीं देखा। तो हम लोग तो अब आ गए, ये लोग ज्यादा 20 साल पहले आ गए। इन्होंने 80 में 79 में नवा आंदोलन करके शुरू कर दिया, लेकिन उस जनता का क्या होगा जो लड़ती जा रही थी? मैं उसी का हिस्सा बता रहा था कि कैसे महिलाओं ने उसको बचाया। ये मेरी खैर कभी मैं आईएएस मतलब अधिकारियों के साथ बातचीत में मैं अक्सर ये कहता था कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुम आज आके यहाँ प्रशासक बन के बैठ गए हो, तुम लोग कल तक इस मंदिर को गिराने में लगे हुए थे। भाई बाबरी मस्जिद को कौन बचा रहा था? यही बचा रहा था ना, ये जो नृपेंद्र मिश्रा है। और कौन बचा रहा? भाई गोली चलाने की किसने दी? तो इसीलिए ये सब इसी तरह से होता है। मुझे लगता है कि ये जो चंपत राय या जो भी आप नाम ले रही, किसी के भी आप नाम ले रही, उनका घमंड ये हो गया कि उन्होंने भगवान राम को पैदा कर दिया। उनको ये नहीं हो रहा था, और उसी घमंड में कोई टिन्नू हो, कोई वो हो, टिल्लू हो, कोई आदमी हो, ड्राइवर है तो साहब से बड़ा साहब का ड्राइवर। ये तो हम लोग कहावत सुनते हैं ना भाई, पत्रकारिता में तो यही कहा जाता है। आप जब जाते थे तो सबसे पहले जो बाहर खड़े होते थे चपरासी, याद कीजिए उन सबको, कैसे हैं जी, आप अच्छे हैं कि नहीं है, तो वही बताता था, अरे साहब का मुंह ठीक है, कोई चिंता नहीं। तो ये क्या हो गया, ये साहब हो गए थे। मुझे अभी भी देखिए, मैं एक बात में तो मैं मानता हूं कि चंपत राय निजी तौर पर उनकी छवि ऐसी नहीं रही, मतलब निजी तौर पर उनके बारे में बहुत अच्छा संघ विहिप या तमाम संगठनों में है। तो मुझे मालूम नहीं कि उनको, चूंकि उनको कुछ लेना देना भी नहीं होगा, वैसे वो रहने वाले इधर के ही हैं, बिजनौर के पास। लेकिन आपको मैंने जिस जगह पर बैठाया, अगर आप उसके योग्य नहीं हैं तो मैंने गद्दारी की है देश के साथ, और आपने भी की, क्योंकि आपको मालूम था। अगर एक बात सोचिए, आपको मालूम है नेहरू की बुराई क्यों होती है 62 के वार में? आप जानते हैं क्यों हिमालयन ब्लंडर या जितनी भी किताबें नेहरू को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने एक ऐसे सेनाध्यक्ष को अपॉइंट किया जो कभी बॉर्डर्स पे गया नहीं, आपने हटा के। तो जब आप नेहरू को गाली देते हैं, कोसते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तब आपको ये आलोचना समझ में नहीं आएगी कि यार ये आदमी संत होगा संत होगा। लेकिन ये जो मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ी आस्थाओं का केंद्र बन रहा है पूरी दुनिया में। देखिए एक बात और, मैं जो बात कहता हूं उसके लिए मैं कोई हवा में नहीं बोलता हूं। दुनिया में 97 कंट्री है क्रिश्चियंस के, तो उनके आस्था केंद्र वहां है, अलग अलग जगह से है, वो अलग अलग देशों में रहते हैं, तब वेटिकन जाते हैं। दुनिया में 57 देश है इस्लामिक, तब वो इकट्ठे होके वहां जाते हैं काबा में और हज पे जो भी करने जाते हैं हज। लेकिन हिंदुओं का 1 अरब 20-30 करोड़ हिंदुओं का एक ही देश है,
नेपाल दूसरे तीसरे नंबर पर आप रखिएगा या कोई मतलब नहीं उस आबादी का, लेकिन ये सब लोग यहां एक ही जगह पर हैं, तो उनका सबसे बड़ा आस्था का केंद्र 1 अरब लोगों का केंद्र उनके साथ हो, ये अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा 63 करोड़ लोग दर्शन करने जा चुके अब तक, दुनिया के किसी उसमें नहीं जाते। 30 लाख लोगों को हज के लिए, पूरा उम्रा मिला के 70 लाख, वेटिकन में 1.5 करोड़ 2 करोड़, यहाँ 63 करोड़, क्योंकि आस्थाएं हैं। उनके साथ आप ठगी कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो। मैंने फिर कहा ये चुनाव का मसला है ही नहीं, बीजेपी से इसका कोई इस पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं नहीं मानता वोट के तौर पर, लेकिन हाँ लोगों के अंदर आपने अपनी अक्षमता दिखाई है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और अल्टीमेटली आपने इसको योगी जी के उसके साथ जोड़ दिया कि योगी जी बेचारे अपने जो उनकी लोगों में छवि है उसके आधार पर उन्होंने शांत कर दिया। आपको याद है कभी पता नहीं उस समय, हालांकि आप जर्नलिस्ट थी, मुझे याद है जब वो घोटाला हुआ था जो जिस पर केस चला था तहलका वाला, याद है, आर्मी गेट आर्मी कांड है ना, तो उसमें जब वाजपेयी संसद में बोले थे, उन्होंने मतलब वो बोला था कि मुझ पे यकीन कीजिए, मुझे 3 दिन दीजिए 4 दिन दीजिए, याद है ना, और सारे लोगों ने कहा था भाई उन पे यकीन करो, उन पे। बाद में तो खैर बाजा ही बजा दिया उन्होंने, जिसने वो स्टिंग किया था उन्हीं का बाजा बजा दिया उन्होंने, तो उनका तो खैर क्या करेंगे वो। तो लोग आज भी, फिर योगी जी ने कहा 15 दिन दो, तो मैंने देखा जो सबसे ज्यादा नाराज लोग थे उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं साहब योगी जी ने कह दिया 15 दिन तक नहीं बोलना है। तो ये एक बड़ी बात है भाई, मुझे लगता है कि आज जब वो पेश होगी एसआईटी, और लेकिन एज ए रिपोर्टर अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो पूरा ही झोल झाल है। अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं कि मैं झूठ ना बोलूं और दर्शकों को भी लग रहा, तो मेरी भावना तो यही है यार कि ये कैसी जांच हो रही है यार, तुम एफआईआर लिख नहीं रहे हो। बिल्कुल आपने क्राइम को बहुत कवर किया है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि एसआईटी की जांच तो हो रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में परहेज क्या था? क्या एफआईआर में कुछ लोगों के नाम डालने पड़ते हैं इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई? और एफआईआर क्या अब दर्ज होगी जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी? क्या समझा जाए, ये क्या पेंच है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, लोग फिर मेरी बात से नाराज होंगे आपके दर्शक, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश ने जो कहा लास्ट में कि ये जांच चोरी ना हो जाए, अरे भाई आप कह रहे हो 2 करोड़ रुपए बरामद हो गए, यार ये तुम कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल जांच कर रहे हो? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जूता बना के पहन लिए हो क्या? अबे एफआईआर तो होगी तभी तो कुछ केस रिकवरी करोगे, क्या कर रहे हो भाई? समझ में ही नहीं आ रहा। हम भी माने बैठे, चलो योगी जी बताएंगे हम सुन लेंगे भाई, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बना भी नहीं रहा हूं इस पे वीडियो कि चलो भाई योगी जी को भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई आप भगवान राम के दान में चोरी कर रहे हो, 7 पीढ़ियों तक भुगतोगे। हम लोग तो यही मानते हुए आए हैं भाई। मैं ऐसे पत्रकार नहीं कह रहा हूं, इस समय मैं एक जो इमोशनल भगवान राम का भक्त हो सकता है वही कह रहा है, क्योंकि हमने तो वो देखा है कि भगवान राम के उस मंदिर में कोई लाइन में लग के भगवान राम उसमें थे, कैद में थे, तब हम लोगों ने देखा भगवान राम को। आज देख रहे हैं और तुमने उसके साथ ये कर दिया। वो 500 रुपया याद है, वो याद अगर आपको वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आपको इसमें चलाना चाहिए, पता नहीं आप चलाएंगे नहीं। याद है वो बुढ़िया जो 500 रुपया एक उसके अंदर से निकालती है, 100 रुपया, कितनी सारी वो भीख मांगने वाले जो भिखारी फैमिली लगती है वो निकालती है, भगवान राम के लिए अपना रसीद में नाम लिखवाती है। तो इन्होंने सबने उनके साथ धोखा किया। चंपत राय होंगे जो भी होंगे, ईमानदार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस बुढ़िया के गुनहगार हैं, उस बुजुर्ग महिला के गुनहगार हैं। हो सकता है कि चलिए योगी बचा लें, जो भी करें वो उनके ऊपर है, मुझे नहीं पता। मैं इसको एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक भक्त के तौर पे कह रहा हूं कि हो सकता है कि योगी बचा लें, लेकिन जांच तो ऐसे नहीं होती है। जांच में तो एफआईआर होती है, और आपने जो पूछा वो सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाह रहा था, फिर भी दे देता हूं कि एफआईआर में तो लिखा जाएगा ना कोज क्या है। कोज तो चोरी है ना, आप उसी से तो बच रहे हो, है ना, आपको लिखना तो पड़ेगा सूचना किसने दी। पहला होता है कंप्लेन आपको कैसे मिली, फिर आपको लिखना वाकया क्या हुआ, फिर आपको लिखना है कौन कौन हो सकते हैं, फिर आपको लिखना होता है जांच कहां, फिर आपको उसका सिजरा बनाना पड़ेगा, नक्शा नजरी बनाना पड़ेगा जहां चोरी हुई।
आपको ये सब करना होगा, तो इसीलिए आपने वो किया ही नहीं। और मैं तो इसको, ये पूरी कंप्लीटली फ्रॉड है एक तरह से, क्योंकि आप ऐसे जांच नहीं कर सकते हो। कैसे, किस अधिकार से आपने उन आदमियों को पकड़ के पूछताछ की है एसआईटी से पहले? आपने कैसे रुपये बरामद किए? आपने सबूतों को नष्ट किया है। क्योंकि अगर सीन ऑफ क्राइम पे, मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आरुषि का केस इस देश के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं जानता हूं इस देश की पत्रकारिता ने जिन चीजों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिन केसेस को, उनमें से सबसे बड़ा केस आरुषि है। क्यों? क्योंकि सारे पत्रकार, अगले दिन मैं हैरान था, मैं जब घटनास्थल पर हम लोग गए थे, मतलब आप क्योंकि क्राइम की बात कह रही इसलिए मैं बता रहा हूं अंजू जी, अगर आप कहेंगी तो मैं रोक के दूसरा आपका सवाल ले लेता हूं, नहीं तो मुझे याद है कि वो जो है एक जूता बना हुआ था साइज का, तो जानते हैं एक पत्रकार आया, उसने उसके बराबर में जूता करके कहा देखियो भाई साहब ये तो ऐसा है, पुलिस वाले के सामने। तीसरे ने अपना जूता लगा दिया, चौथे ने शाम तक जूते ही जूते हो गए। नीचे कोई इधर से उठा के घूम रहा सामान, कोई उधर से घूम रहा। पुलिस उसको डेलिबरेटली करने दे रही थी, क्योंकि उसको मालूम है जब सबूत ही नष्ट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, मल्टीपल वो जो मिक्सिंग हो जाएगी तो फैक्ट। भाई आप एक बात बताइए, बरामद कौन करेगा पैसे, ये बताइए, पुलिस करेगी या वो कोई लोग कर लेंगे? यही समझना चाह रही हूँ कि जो 2 करोड़ मिले, वहां से सोना चांदी मिला, ये बरामद करने के लिए तो पुलिस ही जा रही होगी ना। एसआईटी टीम किससे करवा रही है? 3 सदस्यों की एसआई टीम है, एसआईटी की टीम है। एसआईटी से पहले हो चुका, ये तो एसआईटी से पहले कर, उससे पहले किस कैपेसिटी में ये सारे छापे मारे गए होंगे कि गोबर के ढेर से 12 लाख मिले? तो ये किसने मारे छापे? ये क्या यूपी की पुलिस ने मारे? तो यूपी की पुलिस ने क्या बिना एफआईआर के सब कुछ कर डाला? नहीं, ये योगी जी की पुलिस ने नहीं, ये याद होगा आपको, उनका तीसरे दिन एक बयान आया था, चंपत राय जी का इंटरनल ऑडिट चल रहा है, ये सब चल रहा, आपने याद होगा 20-22 सेकंड का या 24 सेकंड का बयान था, वो उन्होंने रिलीज किया था, अपने से ही किया था। तो उसके बाद ये खुद ही ये लोग कह रहे थे कि साहब वसूली हुई है। मैं आज तक हैरान हूं कि वो पैसा आप लाए, इस बात को कौन साइन करे। देखिए एक बात सुनिए, कोर्ट में जब आप जाएंगे ना, तो कोर्ट में याद होगा आपको, अगर आपका कोई केस रहा होगा, क्योंकि मुझे तो सारे अपने स्टिंग ऑपरेशंस में कितने में विटनेस हूँ, 400-500 केसेस में, तो आप ये सोचिए कि उसमें वो पूछते हैं कि आपने किसके सामने ये हुआ, ये पैसा वही है क्या जो आपके सामने बरामद हुआ था, ये पूछा जाता है। जब पुलिस बरामद करती है तब पूछा जाता है कि आपने, फिर उस गवाह से पूछती है जो इंडिपेंडेंट गवाह होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये जब कौन कौन से दरोगा जी थे, ये पैसा कहाँ रखा हुआ था, फिर आप गए थे किससे, आप वहां क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें होती है। अब इसमें कौन किसको बताएगा? जाके ले आए क्या साहब, हम इनके साथ गए थे, ले आए, अब वो कह देगा कि साहब मैंने तो ये मेरा घर का, ये इन्होंने ही ले जाके रखा है। भाई ये तो यही पैसा लेके गए होंगे, इन्होंने रख दिया मेरे साथ। अब वो कहते हैं कि साहब हमने तो नहीं रखा। भाई तुम किस कैपेसिटी में जाके गए थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो टेक्निकल इतना ही जानता हूं कि एक एफआईआर के बिना ये सब इलीगल है, इनवैलिड है, और इसमें एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, फिर बाद में, उसके बाद उन्होंने कहा हम एसआईटी बना रहे। याद है वो आदमी जो बता रहे थे, नरपेंद्र मिश्रा, मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि कैसे कोई आदमी जिसका मॉरल इतना गिरा हुआ है कि वो ये नहीं कह पा रहा कि हाँ साहब कुछ हुआ है, कह रहा मैं निर्माण कार्य में आया, तो झूठ बोल रहे हो तुम। निर्माण कार्य पर भी तो सवाल उठ गए हैं कि 40% कमीशन की बात होती थी निर्माण कार्य के दौरान। और एक चीज समझाइए धीरेन्द्र कि ये नृपेंद्र मिश्रा भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है ना सरकार की तरफ से, महासचिव अगर चंपत राय है, क्या भूमिका है इनकी ट्रस्ट में? ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं ना ये भी। तो फिर ये जगह जगह इंटरव्यू देकर चंपत राय को क्लीन चिट देने में क्यों लगे हुए थे और खुद को पाक साफ साबित करने में क्यों लगे हुए थे? इनका तो कायदे से देखा जाए तो क्या भूमिका रही है सिवाय गोलियां चलवाने की, और क्या है? ये कह दिया जाता है कि नहीं ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सीएम की चलती है, लेकिन इनकी भूमिका तो थी ना नृपेंद्र मिश्रा की, या नहीं? देखिए आपके साइन तो आप ही के थे साहब, जब आप अच्छा करते हैं तो आप कूद के नाम लेने लगते हैं, आप मुलायम सिंह नहीं है तो उसमें है। ये जो कमेटी के, कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनको जो है अब कंस्ट्रक्शन में जो लूट हुई उसका क्या करेंगे? आपकी निष्ठा में कमी है कि निगरानी में कमी है? दरअसल वो बचा नहीं रहे हैं
यही अंतर होता है। देखिए आईएएस जो बोलता है इस देश में, ब्यूरोक्रेट्स जो है, मैं प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो जाता अगर वो वाकई लगातार रहता, अगर वो 2014 में जो उन्होंने वादा किया था पूरा कर लेते कि हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बदले। कुछ नहीं बदला, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बदल दिया। वो इसी तरह करते हैं। वो आदमी इसलिए कह रहे हैं, आप सोचिए उसने कितना महीन मारा है। उसने कहा है कि निष्ठा में कमी नहीं है, निगरानी में कमी हो सकती है। यानी वो आदमी अयोग्य है, उसको हटा दीजिए साहब, इनको रख लीजिए, ये बहुत योग्य है और हैं भी। आप ये सोचिए इससे बढ़िया कौन सा है कि ये दुनिया में, ये दुनिया उसी की है जो इधर रहते हुए उधर का लगता रहे। आप ये सोचिए कि आदमी गोली चलवा के भी श्री राम मंदिर में, मतलब यार आपको किसी और ट्रस्ट का बना देते। मैं कह रहा आपको भाई यूनिटी, जो यूनिट भगवान उनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी कमेटी का चेयरमैन बना देते, मोदी जी और कहीं कर देते। लेकिन कहते हैं ना वो जो कहते हैं ना, यश अपयश जीवन मरण हानि लाभ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ विधि हाथ, सब विधि हाथ है। तो ये इनके पुराने पापों के बारे में लोगों को शायद मालूम नहीं था, इसीलिए उभर के अब आ गए। भाई आपको कब का बना है, 2005 के आप रिटायर हैं भाई, क्या कर रहे हो यार। मोदी जी को और कुछ, वैसे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी भूमिका मैंने देखी, आजकल जो भी रिटायर है उसी को रखते हैं लगातार। इस देश की टॉप एजेंसीज होती हैं जिनमें आपको हर समय फ्रेश ब्लड दी चाहिए, चलिए आपके पास, लेकिन आपने पूरी लाइन डिस्टर्ब कर दी। भाई और भी लोग होंगे ना यार, आप इनको कहीं और लगा सकते थे। जो इन्होंने उस वक्त किया, उस वक्त राम भक्तों पे गोलियां चला दी, लाशें पत्थर के साथ डुबो दी सरयू में, आपने उनको श्री राम क्षेत्र का ही अध्यक्ष बना दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आज वही आदमी दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है कि इसकी ईमानदारी में कम थी, इसको लिखो, इसकी ईमानदारी में 10% कमी थी, इसको लिखो, इसकी निष्ठा में कमी थी, इसकी निगरानी में कमी थी। ये सब कर रहे हो यार। लेकिन राम का कमाल देखिए ना कि इनकी पोल पट्टी खुलकर आ गई ना। अब सबको पता चला कि नृपेंद्र मिश्रा कौन थे। जब मुलायम ने गोलियां चलाई थी, सरयू को लाल कर दिया था, उस वक्त ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये लोगों को पता चल रहा है ना। और अगर ये कह रहे हैं कि मैं तो बिल्डिंग में लगा था, तो अब तो बिल्डिंग में भी दायरा बढ़ गया कि वहां 40% कमीशन की बात होती थी, एक इंजीनियर सामने आ गया तो दायरा बढ़ गया। अब ये क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी तो निष्ठा ठीक थी, मेरी निगरानी में शायद कमी रही होगी। अब तो इनकी पोल पट्टी भी खुल रही है ना। जिस शीघ्रता से इन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किया हर चैनल पर और क्लीन चिट देने की कोशिश की, खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की नृपेंद्र मिश्रा ने, उसकी पोल पट्टी भी तो धीरे धीरे खुल गई ना। अब तो सोशल मीडिया है, आप टीवी चैनल्स पर भले ही ना दिखाएं ये खबर, लेकिन सोशल मीडिया पर तो दिख जाएगी। चलिए 4 नहीं दिखाएंगे, 2 तो दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं तो बात दिख जाएगी। तो ये पोल पट्टी भी खुल रही है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जब कभी भी आज सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को, तो क्या एक्शन होता है इन लोगों के खिलाफ। और योगी से सबको उम्मीद है, सब जानते हैं योगी ने अयोध्या में आकर कहा था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने इस पाप में भागीदार है तो बचेगा नहीं। तो अब राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे हैं। और योगी जब न्याय करते हैं तो वो होता ही नहीं है, दिखता भी है। ये हम सब देख रहे हैं पिछले 9 सालों से। तो उम्मीद है इस मामले में भी हमको यही सब देखने को मिलेगा। धीरेन्द्र, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूं दर्शक बहुत नाराज नहीं होंगे, क्योंकि सच ऐसे ही कड़वा होता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।